ऑलरेडी ऑल ऑफ अस आर डेड 2 अपने प्री प्रोडक्शन की स्टेज में आ चुकी है। शूटिंग खत्म हो चुकी है, जिस कारण से बहुत ही जल्दी हमें टीजर या ट्रेलर के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। बिकॉज एज एक्सपेक्टेड सीजन 2 2027 फेब में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन 5 साल का इतना लंबा समय निकल गया कि इंतजार करते करते वी ऑल ऑफ अस आर डेड होने को आए हैं। लेकिन फिर भी 2 ऐसी बहुत बड़ी मिस्ट्री हमारे सामने है जिसका जवाब हमें कभी भी नहीं मिला। क्या च्योंग-सान सीजन 2 में वापस आने वाले हैं? क्या वो जिंदा हैं? अगर हैं तो कैसे? लेकिन आज इस बारे में बात नहीं होगी, बात होगी उसकी जिसके पीछे पूरी सीरीज के अंदर ये फसाद चल रहा था। जो ये ज़ॉम्बी जिंदा तो हुए लेकिन इनको खत्म करने का एंटीडोट पूरे सीजन 1 में हमें नहीं देखने को मिला। अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद मैं एक बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला हूँ। क्या होए अगर मैं कहूँ कि एंटीडोट हमेशा से हमारी आंखों के सामने था और उसको बहुत स्टार्टिंग में लाया गया एंड सीरीज का 12th एपिसोड आते आते ऐसे आंखों के सामने से ओझल कर दिया गया कि हम चाहकर भी उसे कभी नहीं देख पाए। वेल, क्या है एंटीडोट और क्या इसकी कहानी है जानते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सो वेल, एंटीडोट और कुछ नहीं जबकि वही था जिसके ऊपर हमें सबसे बड़ा डाउट था, जिसकी मिस्टीरियस कहानी कभी हमारे पल्ले नहीं पड़ी एंड 12th एपिसोड आते आते उसको आंखों के सामने से ओझल कर दिया गया कि ये बेबी आखिर यहाँ क्यों आया और ये एक्चुअली था भी किसका। अब मेरे को ये बात प्रूव करने के लिए कि ये छोटा सा बच्चा ही एक्चुअली वो एंटीडोट है जो कि सीजन 2 में सबकी जान बचाने वाला है। समझते हैं ये बेबी पूरी सीरीज में कैसे आके कैसे गायब हो जाता है। एक स्टूडेंट जो कि उसी क्लास में थी जिसमें हमारे बचे हुए सारे स्टूडेंट्स थे। मिस पार्क पूरी क्लास में एक सवाल पूछती हैं लेकिन उस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था, तो इन स्टूडेंट ने अपना हाथ ऊपर किया मगर इनको जवाब नहीं देना था, जबकि इन्होंने वॉशरूम जाने के लिए पूछा। अब ये वॉशरूम के लिए निकल तो गई लेकिन कभी भी वॉशरूम गई ही नहीं थी, क्योंकि ये जाती है स्कूल के हॉस्पिटल वाले एरिया में जहाँ पे स्टूडेंट्स को छोटा मोटा फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड जैसे ही वो स्कूल की नर्स उनको कोई भी ट्रीटमेंट देने ही वाली थी उससे पहले वहाँ मच गया बवाल, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ ज़ॉम्बी आउटब्रेक स्टार्ट होने लगा था। यानी कि जो पहली गर्ल जो हमारी मिस्टर ली की विक्टिम बनी थी स्टूडेंट्स के अंदर से, ये बात याद रखना कि वो पहली विक्टिम फर्स्ट विक्टिम नहीं जबकि फर्स्ट स्टूडेंट विक्टिम थी। उस लड़की की जान बचाने के लिए सभी स्टूडेंट्स उसी एरिया में आ जाते हैं जिसमें हमारी पहली वाली गर्ल थी। अब क्योंकि जो ज़ॉम्बी बनने लग रही थी उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए था, तो हमारी जो दूसरी गर्ल थी वो सुमड़ी में वहां से खिसक जाती है क्योंकि प्रायोरिटाइज हमारी विक्टिम स्टूडेंट को किया गया। देन वो डायरेक्टली हमें स्कूल से बाहर जाती नजर आती है। वेल, जिस पॉइंट पे वो स्कूल की दहलीज को पार कर रही थी स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था, बुरी वाली तबाही मची हुई थी एंड किस तरीके से इन स्टूडेंट को धीरे धीरे खिसकाया गया हमारी आंखों के सामने से। बट देन पता लगता है कि ये बीमार नहीं थी जबकि एक्चुअली ये प्रेग्नेंट थी एंड एक छोटे बच्चे को पब्लिक वॉशरूम के अंदर जन्म दे देती है। उसी अपने छोटे बेबी को लेके वो ज़ॉम्बीज से जान बचाती भागती है, क्योंकि इस वक्त ज़ॉम्बीज ना सिर्फ ह्योंगसान हाई स्कूल जबकि ह्योंगसान सिटी तक भी फैल चुके थे एंड उन्हीं ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाती हैं हमारी स्टूडेंट। जब इन्हें पता लगा कि ये खुद भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाली हैं, ये खुद को बांध लेती हैं ताकि ये अपने बच्चे की जान ना ले लें। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लग रही थी और शहर में फैलने लगी थी। तब एंट्री मारते हैं हमारे 2 क्रेजी पूकी डिटेक्टिव्स। उन डिटेक्टिव को मिलता है ये बेबी एंड वो अपनी जान की बाजी लगाकर उस बेबी को बचा भी लेते हैं। फिर काफी सारे एपिसोड निकल जाते हैं, पता लगता है कि वो बेबी को काफी अच्छे तरीके से सिक्योरली आर्मी कैंप में ले आते हैं। हमारे डिटेक्टिव से जो पूछताछ होती है वो होती है, लेकिन एक इन्फेंट से तो अब पूछताछ नहीं हो सकती। वो क्षण था, उसके बाद में उस छोटे से बच्चे को पूरी सीरीज में कहीं नहीं दिखाया गया। ये थी हमारे छोटे बच्चे की कहानी। लेकिन अब आप इससे पहले पूछें कि टर्मिनेटर भैया ठीक है छोटा बच्चा था, बच गया, जान बचा ली, पूकी पना होगी, मजे आ गए, लेकिन ये एंटीडोट है, इस बात का क्या सबूत है? तो सबसे पहला सबूत ये अपने आप में कहानी ही थी। इतनी बड़ी सीरीज के अंदर, जैसा मैंने पहले भी हमेशा वीडियोस में कहा है, आज भी कहता हूँ कि बेफिजूल में कुछ भी नहीं किया जाता। एंड इस न्यू बॉर्न के ऊपर स्टार्टिंग में इतना फोकस से लेके लास्ट एपिसोड तक आते इनकी बात भी ना होना, ये टोटली एक सोची समझी साजिश थी डायरेक्टर की। वो चाहते ही ये थी कि इस छोटे बच्चे को एंड आते आते भुला दिया जाए, क्योंकि दिल और दिमाग जा चुका था च्योंग-सान एंड नामरा के ऊपर। तो जी हाँ, ये बेबी और किसी का नहीं, ये बेबी एक्चुअली है च्योंग-सान का नहीं है। ओके, नहीं है च्योंग-सान का, कैसे हो सकता है, कुछ भी सोच लेते हो। लेकिन कहानी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न ही इकलौते नहीं थे जो सीरीज के स्टार्टिंग से एंड तक गायब हो गए थे, जबकि एक शख्सियत और ऐसी थी जो कि मिडल ऑफ सीरीज में गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं दिखे। या मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ली की। सो या अगर आपके दिमाग की घंटी बज रही है एंड स्पाइडी सेंस टिकल कर रही है तो आप सही हैं। ये बेबी और किसी का नहीं, ये बेबी है मिस्टर ली का। नॉट बायोलॉजिकली बट टेक्निकली। हम सबको पता है कि मिस्टर ली ना सिर्फ कोई टीचर थे जबकि एक साइंटिस्ट थे, बट मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड पे आपको फोकस कराऊं, वो एक साइंटिस्ट नहीं जबकि
एक मैड साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट एंड मैड साइंटिस्ट के अंदर फर्क कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक्सपेरिमेंट दोनों ही करते हैं। फर्क बस ये है कि जब साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो वो मान मर्यादा के साथ में ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब एक मैड साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो वो उसको सही साबित करने के लिए दुनिया की किसी भी सीमा को फांद जाएगा। वो हदों में रहने वाले इंसान नहीं होते, वो इंसैनिटी को पार करते हैं। एंड हमारे मिस्टर ली ने वो उसी वक्त कर दिया था जब उन्होंने अपने खुद बेटे की जान ले ली थी। सो मिस्टर ली एक ऐसे वायरस को तैयार करते हैं जो इंसान के गुस्से को हिम्मत में बदल दे, पावर में बदल दे। क्योंकि उनके बेटे बुली होते थे तो वो चाहते थे कि वो भी दूसरों की गुद्दी भटकाने लायक बन सके। नाउ मैंने आपको कहा था कि याद रखना कि हमारी जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट स्टूडेंट विक्टिम थी, ना कि फर्स्ट विक्टिम थी, क्योंकि इस वायरस के फर्स्ट विक्टिम खुद मिस्टर ली के बेटे थे। देन उसके बाद में वो बेटे अपनी मदर को भी काट लेते हैं एंड वो दोनों ही काफी लंबे समय तक मिस्टर ली के पूरे एक्सपेरिमेंट्स के अंडर थे, जो कि हमें रिकॉर्डिंग वाले पार्ट से पता लगता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है क्योंकि इस सन के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम स्किप है जिसको हमने कभी नोटिस नहीं किया। मिस्टर ली के बेटे जब ज़ॉम्बी बने, उन्होंने उनकी मॉम को काटा। इस सन से लेके जो स्कूल की पहली गर्ल विक्टिम थी उसके बीच के टाइम स्पेस में एक ऐसी चीज हुई जो कि हमें सीजन 2 में दिखाई जाएगी, और वो थी हमारी ये स्टूडेंट जिनका ये बेबी था। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब लास्ट के अंदर मिलिट्री को मिस्टर ली का लैपटॉप मिल जाता है तो वो एक बात कहते हैं कि इसमें देश बिना की बहुत ज्यादा फाइल्स थी और समय कम था, इसलिए हम सारी फाइल्स को तो नहीं देख पाए, बट मेन बात जो मिलिट्री के काम की थी वो उन्होंने देख ली। अब इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के अंदर हमें ये बात सुनाई पड़ती है कि मिस्टर ली कहते हैं जब उन्होंने इस वायरस को बनाया तो इसका एंटीडोट बनाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि एंड आते आते भी मिस्टर ली इसका एंटीडोट कभी बना नहीं पाए और उन्होंने कह दिया कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। लेकिन ये सच नहीं था, ये मिस्टर ली को लगता था कि वो एंटीडोट नहीं बना पाए, और उन्हें कहीं ना कहीं सही भी लगता था क्योंकि उन्होंने एंटीडोट जाने अनजाने में बना दिया। कैसे, ये बात बताएंगे हमारे साइंटिस्ट नहीं मैड साइंटिस्ट। अब क्योंकि मैंने कहा था कि मैड साइंटिस्ट सारी सीमाएं हदें पार कर देते हैं, तो सच सच बताना, क्या आपको लगता है कि मिस्टर ली जैसे क्रेजी मैड साइंटिस्ट जब उन्होंने अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट किया और वो वायरस काम नहीं किया तो वो क्या लिटरली एक सिंगल फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद में एंटीडोट बनाना स्टार्ट कर दिए? बिल्कुल नहीं। वो इंसान तब तक नहीं रुका होगा जब तक उसने हदें पार ना कर दी हों, क्योंकि इस वायरस को देख के उन्हें एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस वायरस की मदद से ये इंसान का डीएनए चेंज नहीं कर सकते। वो इंसान को स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनाना चाहते थे, बट उन्होंने उसको ज़ॉम्बी बना दिया। यानी कि जो वायरस था वो इंसान के साथ मिला नहीं, जबकि इंसान के ऊपर कब्जा कर बैठा। तब उनके दिमाग में एक बात जरूर खटकी जो हमें सीजन 2 में जानने को मिलेगी कि व्हाट इफ अगर मैं इंसान के एग्जिस्टिंग डीएनए को बदल नहीं सकता तो क्यों ना एक नया डीएनए बनाया जाए। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ। अब इसी कहानी में एंट्री होती है उन गर्ल की जिनका वो बेबी था, क्योंकि वो भी होंगसन हाई स्कूल में थी, उसी क्लास में थी जिसमें हमारे बचे हुए स्टूडेंट्स थे। अब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो गर्ल मिस्टर ली से टकराई। अब यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं जो आगे उनके साथ हुआ उसके। एक, या तो उन्हें पैसे की जरूरत थी, या दूसरा वो बीमार थी। पैसे वाला सीन मेरे को पर्सनली नहीं लगता क्योंकि पूरी सीरीज हमें पैसे के राउंड कभी रिवॉल्व करती नजर नहीं आई, एंड मिस्टर ली भी इतने अमीर नहीं थे कि वो किसी के मुंह पे पैसा फेंक के मारे उसको चुप करने के लिए। तो दूसरा कारण था कि वो लड़की पक्का बीमार पड़ी होंगी, वो ट्रीटमेंट के लिए अपने स्कूल के हॉस्पिटल वाले एरिया में जा रही होंगी, बट रास्ते में उनको मिस्टर ली मिले एंड उन्होंने पूछा होगा स्टूडेंट से कि क्या हुआ। देन इन्होंने बताया कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, थोड़ी सी बीमार हूँ, आई नीड मेडिसिन। तो मिस्टर ली कहते हैं कि वहां तो भीड़ लगी हुई है या फिर वो बंद है, या कुछ भी बहाना पेल के कि अरे इसकी मेडिसिन तो मेरे पास है, आप मेरे से ले लो। लेकिन वो मेडिसिन एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन था, वो एक म्यूटेशन था। वो म्यूटेशन था उनके वायरस का एंड स्पर्म का। अब क्योंकि उनको मेडिसिन के तौर पे इंजेक्शन दिया गया तो उसी इंजेक्शन की मदद से उन्होंने उस म्यूटेशन को गर्ल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, एंड इस बात का उनको कोई भी आइडिया नहीं था। लंबा समय बीता एंड आफ्टर 8 to 9 months वो ये बेबी को जन्म देती है। नाउ इन द सीजन 2 जहाँ पे हमें पता है कि हिबीज आने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस न्यू इन्फेंट के टिश्यूज को या फिर ब्लड को या डीएनए को टेस्ट किया जाएगा। वहां से पता लगेगा कि इस बच्चे का ब्लड इस वायरस
वायरस से इम्यून है एंड उसी ब्लड की मदद से एंटीडोट बनाया जाएगा जो सभी हिबीज को वापस इंसान में बदल देगा। आपके विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि आप देख रहे थे धर्मी नाटक। पीस आउट।